आपका माइंड आपके दिमाग के लगभग 100 लाख करोड़ न्यूरल कनेक्शंस की उपज है। ये डिस्क पैटर्न आप है और आपके दिमाग के साथ ही आप भी मर जाते हैं। पर अगर आप अपने माइंड के कंटेंट्स को अपने दिमाग से अलग कर पाएं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के एसेंस को अपने दिमाग की नाजुक बायोलॉजी से बाहर निकालकर एक दूसरे के शरीर में डाल पाएं, तो दोबारा जी सकते हैं। वैसे तो केन हेवर्ड मैसाचुसेट्स की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट है, पर अपने खाली वक्त में ब्रेन प्रिजर्वेशन फाउंडेशन चलाते हैं, जो हमारी मौत के बाद हमारे माइंड्स को रिजरेक्ट करने के तरीके ढूंढ रही है। मैं भविष्य को देखना चाहता हूं और मौत मुझे रोक रही है, पर अगर हम अपने दिमाग को प्रिजर्व और मैप कर सकें तो वहां पहुंच सकते हैं। हमारे दिमाग की वायरिंग ट्रेन के इस ट्रैक की तरह है। इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे दिमाग की तारें इस टॉय ट्रैक से सैकड़ों करोड़ गुना लंबी हैं, और अगर हम अपने दिमाग के स्विचिंग पॉइंट्स को गिने तो वो सैकड़ों लाख करोड़ होंगे। इंसानी दिमाग की तारों और स्विचों के सेट को हम कनेक्टम कहते हैं। कनेक्टम हमारी कुल मेमोरी का आधार भी है और हमारे थॉट्स और कॉन्शियसनेस को जनरेट भी करता है। अगर हम लाखों करोड़ों कनेक्शंस के इस सेट को कॉपी कर सकें तो शरीर के मरने के बाद भी हम उसे रिक्रिएट कर पाएंगे। केन के मुताबिक कनेक्टम में मौजूद पूरी जानकारी को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी है कि हम दिमाग को एक कंप्यूटर मानकर चलें। ये एक डेड कंप्यूटर है और बहुत पुराना भी। इसका मदरबोर्ड जल चुका है और मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि मेरी शादी के सब फोटोग्राफ्स और मेरी पीएचडी की सभी थीसिस इसी कंप्यूटर में स्टोर हैं, जिसे मैं कबाड़ में फेंकने वाला हूं। तो क्या मैं सारा डेटा हमेशा के लिए खो दूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही वो सारा डेटा डिजिटली इस हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया है और मैं उस डेटा को एक दूसरी हार्ड ड्राइव पर कॉपी कर सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूरोसाइंस के मुताबिक हम बुनियादी तौर पर वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग के सिनेप्टिक कनेक्शंस में स्टोर की गई हैं। अगर हम अपने मरने के बाद उस दिमाग को प्रिजर्व कर लें तो हमें यूनिक बनाने वाली वो सारी इंफॉर्मेशन, हमारी वो सारी यादें नष्ट नहीं होंगी, बल्कि उन्हें ठीक उसी तरह वापस लाया जा सकता है जिस तरह हम पुरानी हार्ड ड्राइव पर स्टोर की गई डिजिटल इंफॉर्मेशन को नए कंप्यूटर में डालकर वापस लाते हैं। सॉफ्टवेयर को फिजिकली हार्ड ड्राइव पर लिखा जाता है। उस ड्राइव की एग्जैक्ट कॉपी बनाने पर उसमें मौजूद जानकारी की एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती है। केन मानते हैं कि दिमाग की पूरी जानकारी को भी कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं। अपने कनेक्टम के लाखों करोड़ न्यूरल कनेक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग के हार्डवेयर को कॉपी करना होगा, पर एक एक स्लाइस करके। केन की ब्रेन स्कैनिंग असेंबली लाइन इस तरह काम करेगी कि किसी व्यक्ति की मौत के वक्त वो उसके दिमाग को निकालकर प्लास्टिक में प्रिजर्व कर लेंगे, फिर उस दिमाग को एक गरम डायमंड नाइफ द्वारा माइक्रोन क्यूब्स में स्लाइस कर लेंगे, जो एक इंसानी बाल से 40,000 गुना पतले होंगे। फिर इन बहुत ही बारीक स्लाइसेस को 1000 गुना और पतला करके आयन बीम्स द्वारा स्कैन किया जाएगा। इस प्रोसेस को करोड़ों बार दोहराया जाएगा जब तक कि पूरा दिमाग डिजिटाइज न हो जाए। ये टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। हम पहले से ही न्यूरल टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को इसी अल्टीमेट रेजोल्यूशन पर मैप करते हैं। ये रेजोल्यूशन इतना हाई होता है कि हम न सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस देख सकते हैं, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और टाइप को भी डिटरमिन कर सकते हैं। एक बार हम इंसानी दिमाग को मैप करने के काबिल हो जाएं और हमें ये भी पता चल जाए कि वो हमारे दिमाग को कैसे जनरेट करता है, तो हम उस दिमाग को एक कंप्यूटर सबस्ट्रेट में सिमुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर हम उस दिमाग के मालिक, उस व्यक्ति को कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर फिर से
जिंदा कर सकते हैं। आज इंसानी माइंड को मैप करने के लिए अपोलो साइज के एक बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी हालात बदलते रहेंगे। आज जहां एक पूरे इंसानी दिमाग को मैप करने के लिए हजारों करोड़ डॉलर्स चाहिए, वहीं 100 साल बाद ये काम कुछ $1000 में हो जाएगा। जो भी आज से सिर्फ 100 साल बाद की उस टेक्नोलॉजी का इंतजार करना चाहता है, वो अपने दिमाग को प्रिजर्व करवा के रख सकता है। उस भविष्य की कल्पना कीजिए जिसमें हर हॉस्पिटल आपके मरते ही आपके दिमाग को प्रिजर्व करने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड होगा, जहां हजारों दिमागों को स्लाइस और स्कैन करके मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की तैयारी चल रही होगी। इस इंसानी दिमाग को अगले करीब 100 साल तक प्रिजर्व किया जाएगा। फिर यहाँ से निकालकर स्लाइस और इमेज करेंगे और फिर एक कंप्यूटर सिमुलेशन में डाउनलोड करके उस व्यक्ति को जिंदा कर देंगे और उसे लगेगा जैसे वो एक लंबी नींद से जागा हो। अगर हम अपनी डिजिटल कॉपीज के तौर पर जिंदा हो भी गए तो क्या होगा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम के नाते हमारी जिंदगी कैसी होगी? हम एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करेंगे? क्या हम फिजिकल सेंसेशन के बिना जिंदा रहना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक दिमाग को वापस जिंदा करके बिना टांगों, बाहों, आंखों वगैरह के एक कंप्यूटर में छोड़ देना मौत से भी बुरा अनुभव होगा। माइंड को सिर्फ रिजरेक्ट करना शायद काफी ना हो, क्योंकि फिर से जिंदा होकर हम दुनिया को देखना चाहेंगे, उन लोगों को छूना चाहेंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं। एक माइंड को बायोलॉजिकल शरीर में रेस्टोर करना वो चुनौती है जिसे पार करना मुश्किल लगता है। पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो ये है कि हम अपने रिजरेक्टेड माइंड्स के लिए नए शरीर बनाने लगें, रोबोट शरीर, जैसे कि ये। एक दिन हम अपने माइंड्स को प्रिजर्व तो कर लेंगे, पर शरीरों के बिना हमारा रिजरेक्शन अधूरा ही रह जाएगा। हमें नाजुक से केमिकल्स बैग्स नहीं, अपने शरीरों के परफेक्ट रेप्लिकास चाहिए जो कभी बूढ़े न हो और नियमित रूप से अपग्रेड हो सकें। वो रोबोट वेसल्स जो हमारे डिजिटाइज्ड माइंड्स को कैरी कर सके। पर कैसे? जापान में रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उन मशीनों से ज्यादा अलग नहीं दिखते जिन्हें वो बनाते हैं। पर जापान उन एंड्रॉइड्स को बनाने में भी दुनिया में सबसे आगे है जो इंसान और मशीन के ठीक बीच की लाइन पर खड़े हैं। अगर हिरोशी शिगोरो का बस चला तो भविष्य की दुनिया ऐसे रेप्लिकेंट से भरी होगी जो इतने रियलिस्टिक दिखाई देंगे कि असली और नकली इंसानों में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ एंड्रॉयड या रोबोट बनाना नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि मेरी दिलचस्पी खुद इंसान में है और मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इंसान क्या है। मेरे पास कुछ आइडियाज थे कि इंसानों और रोबोट्स के बीच इंटरेक्शन के खास फैक्टर्स क्या हैं। फिर मैंने फैसला किया कि क्यों न कुछ मिनिमल इंसान बनाऊं। इन एल्फॉइड रोबोट्स में इंसानों के गुण कम से कम हैं, फिर भी लोग इनसे रिलेट कर लेते हैं। भविष्य में हो सकता है कि ये आपकी रोबोट बॉडी के लो बजट ऑप्शंस हो। ये बहुत ही सिंपल है पर काम चल जाता है। हिरोशी ने बुनियादी तौर पर अपना ही एक रोबोट वर्जन बनाया है। जैसे जैसे उनका हार्डवेयर सुधरता जाएगा, उनके एंड्रॉइड्स असली लोगों जैसे लगने लगेंगे। जेमिनॉइड एफ इतनी असली लगती है कि स्टेज के नाटकों में परफॉर्म कर चुकी है, पर उसका इन्वेंटर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो काफी नहीं है, हम और सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे ऐसे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं जो इंसानों से और मिलते हों, और कोशिश करें तो ऐसा हो भी जाएगा। ये जिंदा किए गए मुर्दों का भविष्य हो सकता है, सड़ती हुई लाशें नहीं बल्कि स्मूथ सिलिकॉन फ्लैश वाले रोबोट्स जो हमारे लंबे समय से मरे हुए प्रियजनों के माइंड्स रखते हैं।
एक दिन हम एक पूरे शरीर को मशीन के साथ बदल देंगे। फिर हम देखेंगे कि इंसान का आखिरी पार्ट कौन सा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें कभी भी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। पर कैसा लगेगा जब आप अपनी नानी या दादी को एक सिंथेटिक शरीर में फिर से देखेंगे? क्या वो वही औरत होगी जिसे आप जानते थे? जब तक ये होता नहीं, हम नहीं जान पाएंगे। हो सकता है एक दिन मानव जाति नए और अनजान एथनिक ग्रुप से भरी हो। यह भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी रोबोटिक अनडेड हो। तब समाज में सबसे बड़ा डिवाइड यह होगा कि कौन इस दुनिया में पहली बार जी रहा है और कौन दूसरी बार जी रहा है और कौन 5वीं बार।